हेलो गाइस। तो प्रारंभ 28 इकोनॉमी लोकेश त्रिपाठी सर की क्लास हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं और फटाक से रिवाइज करते हैं कि आज यानी 8 अक्टूबर की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो फटाक से रिवाइज करते हैं। आज हम लोग को पढ़ाया जाता है खाद्य सुरक्षा के बारे में। भारत में खाद्य सुरक्षा के विषय में क्या क्या चीज़ें हुई। इतिहास की बात करें तो अंग्रेज़ों का जब शासन चल रहा था और जब अंग्रेज़ छोड़ के गए तो भारत का जो आर्थिक स्थिति थी और जो खाद्यान्न के मामले में जो स्थिति थी वो काफ़ी ठीक नहीं थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि अमेरिका में कुछ लाल गेहूँ करके होता है, वो उसका जो उत्पादन है वो बहुत अधिक हो जाता है, परंतु उपभोग जो है वो उतना अधिक नहीं हो पाता है। उपभोग करने के लिए वहाँ का जो लाल गेहूँ है वो सूअरों को खिलाया जाता है। सूअर भी उसको खाने से मतलब वो भी इस खाने से इनकार कर देते हैं, ऐसा सिस्टम बन जाता है। अब लाल गेहूँ उन क्षेत्र में वितरित किया जाता है जहाँ पर कि लोग खाद्यान्न असुरक्षित हैं। इसी दौरान लाल गेहूँ भारत में भी आता है। कहानी और आगे बढ़ती है। यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ की जो सरकार है वो खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर और आगे बढ़ती है। खाद्यान्न जो स्टॉक है, बफर स्टॉक पढ़ेंगे, मतलब जो अपना गोदाम है उसको बढ़ाने के लिए और कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए जो यहाँ की सरकार है वो प्रयत्न करती है। हरित क्रांति आती है और चीज़ें आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं खाद्यान्न सुरक्षा की एक छोटी सी परिभाषा। हालांकि खाद्यान्न सुरक्षा को हम ये देख सकते हैं कि खाद्यान्न है मतलब खाने की चीज़ है, उसकी सुरक्षा कैसे करना है इसके बारे में बात होती है। तो इसके लिए हम 3 आयाम एनसीईआरटी में देखते हैं। उन 3 आयामों में से खाद्यान्न सुरक्षा का जो पहला आयाम है वो है खाद्यान्न की उपलब्धता। उपलब्धता की बात की जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि खाद्यान्न उपलब्ध रहेगा तब तो हम कुछ कर पाएँगे। तो हम पहला देखते हैं खाद्यान्न की उपलब्धता। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या खाद्यान्न पहुँच पा रहा है या नहीं, है ना? कि पहले ही खाद्यान्न उपलब्ध तो हो रहा है मगर वहीं पर सड़ गल जा रहा है या फिर कुछ और कारण से वो पहुँच ही ना पा रहा है। दूसरा आयाम हम देखते हैं खाद्य सुरक्षा का कि क्या उस देश में जो खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है वो पहुँच भी पा रहा है या नहीं। तो यहाँ तक अगर सिस्टम बैठ जाता है कि खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है, पहुँच रहा है, तब तक तो ठीक है। इसके बाद एक तीसरा आयाम और आता है जिसमें जिसमें हम लोग देखते हैं कि क्या खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है, पहुँच रहा है, अब वहाँ के लोग उसको ले पा रहे हैं या नहीं। यानी कि अब तीसरा आयाम जो आता है वो धन संबंधी आयाम आ जाता है, जहाँ पर हम कहते हैं कि क्या जो खाद्य है उसको खरीदने की सामर्थ्य भी लोगों में है या नहीं। ठीक है, इस तरह हम लोग 3 जो है आयामों को, खाद्य सुरक्षा के 3 आयामों को देखते हैं। अब आता है एक टॉपिक जिसका नाम है खाद्य सुरक्षा की ज़रूरत ही क्यों है। तो इसकी ज़रूरत क्यों है इसका ये तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता है, क्योंकि ये तो ऐसे ही कहना होगा कि ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है ना? हालाँकि ऑक्सीजन के बिना तो एकदम ही नहीं रह सकते हैं और खाने के बिना भी एकदम नहीं रह सकते हैं, कुछ दिनों तक रह सकते हैं, फिर उसके बाद तो फिर कहानी ख़त्म ही है। तो इसको भी कुछ टॉपिक्स में बताया गया है कि खाद्यान्न सुरक्षा क्यों आवश्यक है। उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि खाद्यान्न सुरक्षा आवश्यक है क्योंकि खाद्यान्न उपलब्धता की सुनिश्चितता को ये पूर्ण करता है। इसलिए खाद्यान्न सुरक्षा आवश्यक है, क्योंकि खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है तो उस उपलब्धता की सुनिश्चितता भी तो होनी चाहिए। ठीक है, इस टर्म को हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। वो ये रहता है कि खाद्य सुरक्षा आवश्यक है क्योंकि निर्धन वर्ग तो खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त है ही, साथ ही अगर आपदा आ जाए या फिर बाढ़ आ जाए या फिर कुछ प्राकृतिक घटना हो जाती है तो हम देखते हैं कि जो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग हैं वो भी खाद्यान्न असुरक्षित हो जाते हैं, उनको भी खाना नहीं मिल पाता है, उनका भी जो अनाज पूर्ति है वो नहीं हो पाता है, अन्न पूर्ति नहीं हो पाता है और वो भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो जाते हैं। यदि आपदा लंबे समय तक चलती है तो भुखमरी का कारण भी बन जाती है। इसलिए हमारी जो भारत सरकार है उसको खाद्यान्न सुरक्षित करके रखना बहुत ज़रूरी है। खाद्यान्न सुरक्षा भारत में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाद्यान्न सुरक्षा नहीं रही तो फिर भुखमरी में कैसे अनाज दिया जाएगा। ठीक है, अतः खाद्य सुरक्षा आवश्यक है, यानी कि खाद्य उपलब्धता की सुनिश्चितता के लिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। ठीक है, हालाँकि ये काफ़ी अच्छे समझाया गया है यहाँ पर कि खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं खाद्य असुरक्षित कौन है। खाद्य असुरक्षित वो हैं जो किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर प्राकृतिक आपदाओं के
द्वारा उनका शोषण हो रहा है। ठीक है। उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि निराश्रित भिखारी खाद्य असुरक्षित है, अनियमित मजदूर खाद्य असुरक्षित है, SC ST के जनजाति के जो निम्न जाति के लोग हैं वो भी खाद्य असुरक्षित हैं, क्योंकि उनको समाज में समान अधिकार मिल नहीं रहा है। अतः वो अपनी जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, अतः उनको खाद्य असुरक्षित माना जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आदिवासी और सुदूर क्षेत्र के लोग। जो दूर क्षेत्र के लोग हैं और जो आदिवासी हैं, यहाँ तक भी खाद्य जो सुरक्षा है वो बहुत अधिक नहीं है, ये लोग भी खाद्य असुरक्षित कहे जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमको पता ही है कि आदिवासी लोग बहुत ही पुराने विचारों वाले हैं, जंगलों में रहते हैं, वहाँ तक खाद्यान्न पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उन लोगों की जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग हैं। तो जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग हैं, जैसे कि पंजाब में जो अभी कांड हुआ, बाढ़ एकदम आई और एकदम पूरा बाढ़ आ गया, तो वहाँ के जो लोग हैं हम ये कह सकते हैं कि वो खाद्य असुरक्षित हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कम वेतन पर कार्यरत लोग, यानी कि जिनका वेतन कम है और फिर भी वो काम कर रहे हैं, अतः उनकी जो आर्थिक स्थिति वो सही नहीं है, अतः वो खाद्यान्न को खरीदने के लिए भी समर्थ नहीं है। उसके बाद मौसमी बेरोजगार को देखते हैं, यानी कि बेरोजगार, तो अगर आप किसी प्रकार के बेरोजगार हो तो आप खाद्य असुरक्षित कहे जाओगे, क्योंकि आपको खाने की जो आपूर्ति वो अच्छे से नहीं हो पाएगी और इस प्रकार आप खाद्य असुरक्षित हो जाओगे। इसके बाद गर्भवती और स्तनपान कराने वाली गरीब महिलाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग देखते हैं आज़ादी के बाद खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। आज़ादी के बाद भारत ने खाद्य सुरक्षा पर जोर देने का लक्ष्य रखा। हरित क्रांति सन 1967 से 68 के बीच तक चली या फिर आई, या फिर कह सकते हैं कि सन 1960 के दशक में हरित क्रांति आती है। इसका जो स्थापना है या फिर इसका जो नाम है वो रखते हैं MS स्वामीनाथन। हम देखते हैं कि 1970 तक खाद्यान्न आत्मनिर्भर भारत बन जाता है। इस जो योजना है इसके चलते, इस क्रांति के चलते, हरित क्रांति का नाम जैसे कि मैंने बोला ही है कि MS स्वामीनाथन ने इसको शुरू किया। सरकार ने 3 क्षेत्रों को चुना, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी। यहाँ पर इन्होंने जो भी खाद्यान्न विकास है उसको शुरू किया। सरकार ने किसानों को उच्च उत्पादकता के बीज दिए। उसके बाद सरकार ने किसानों को रासायनिक उर्वरक दिए और उनका उपयोग शुरू होता है। और कृषि का मशीनीकरण हुआ। कृषि में बहुत सारे किसानों को नई नई मशीनें दी गई ताकि वो और अच्छे से कृषि कर सकें। और इसी के दौरान हम देखते हैं 1970 तक हम ठीक ठाक लेवल पर आ जाते हैं। मुख्य तौर पर बात की जाए तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है वो सर्वाधिक चावल उत्पादन में सर्वाधिक कामयाब रहते हैं। अब हम बात देखते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा किस प्रकार से है। तो भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए 2 टर्म हैं, 2 घटक हैं, वो है बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली दिल बन गया भाई। चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं बफर स्टॉक को। सन 1974 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना होती है, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अनाज की खरीदारी करके, यानी कि भारतीय खाद्य निगम अनाज को किसानों से खरीद के गोदाम में रखते हैं और इसी को कहा जाता है, वही गोदाम जो है उसको कहा जाता है बफर स्टॉक। यानी कि जो स्टॉक हमारे पास है उसको कहते हैं बफर स्टॉक। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? गरीबों के लिए खाद्यान्न उत्पन्न कराने के लिए, अनाज की कमी वाले क्षेत्रों के लिए और प्राकृतिक आपदा की स्थिति के लिए। यानी कि जो खाद्य असुरक्षित हैं जितने हैं यहाँ पर, इन सब के लिए ही इनकी आवश्यकता है, इन सब के लिए। ऐसा कहने गलत तो नहीं होगा। तो चलिए, यही चला आज की क्लास। अब हम लोग चलते हैं हिस्ट्री क्लास करने। मैं जा रहा हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।